हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को एक सच्ची घटना पर आधारित बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे ससुराल में आए हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि सासू माँ कौशल्या का व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल बदल गया। पहले दिन तो सासू माँ ने माँ की तरह ही लाड प्यार किया था। उस दिन तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ससुराल में हूँ, लेकिन अचानक सासू माँ के बदले व्यवहार से मेरे मन में कितने सारे सवाल उठने लग गए थे। उनका व्यवहार मेरे प्रति दोहरा होने का कारण समझ में नहीं आ रहा था। दोपहर में घर का सारा काम करके मैं बेड पर गई तो थोड़ी आंख लग गई। कान में पति की तेज आवाज पड़ने से आंख खुली। पूजा, कहाँ हो तुम? शाम हो गई है और अभी तक सो रही हो। माँ अकेले घर का सारा काम कर रही हैं, कम से कम उनकी उम्र का ख्याल तो कर लिया करो। जब मैं बाहर आई तो देखी सासू माँ झाड़ू लगाते हुए रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ जी, आपका तबीयत ठीक नहीं है? आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? इतने में सोफे पर बैठे मेरे पति विशाल का गुस्सा मुझ पे फूट पड़ा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी। सासू माँ ने इनको मेरे प्रति पूरा भड़का दिया था। मैं भी कमरे में जाकर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे तो सासू माँ घर का एक काम नहीं करती, लेकिन जब ये घर पर रहते तो ऐसे जताती कि पूरा घर यहीं संभाले हुए हैं और मैं यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हूँ। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं अपनी तरफ से सासू माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। सुबह के ब्रश से लेकर रात तक की दवा का पूरा ख्याल रखती। इन सब के बावजूद सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दिन मेरी ननद रेनू घर पर आई। मैंने बहुत ही अच्छे से आवभगत किया, खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इतना करने के बावजूद भी मैं सासू माँ की तानों से बच न सकी। एक क्या पूजा, तुमने तो खाने में खीर बनाया ही नहीं। रेनू को कितना पसंद है। कोई नहीं मम्मी जी, मैं कल बना दूंगी। रहने दे बहू, कल तो मैं ही बना दूंगी। इतना कहकर कौशल्या रेनू को लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी सारा काम निपट कर जब सोने गई तो तबीयत कुछ ठीक न लगी। मैं विशाल से दवा देने के लिए बोलकर वहीं बगल में लेट गई। उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ रखा तो मेरा सर काफ़ी तप रहा था। उन्होंने मुझे दवाई दी और माँ को बुलाने लगे, लेकिन वह नहीं आई। अंदर से ही बोली, कोई दवा दे दो, ठीक हो जाएगी, उसका तो रोज का यही है। यह सब सुनकर विशाल बहुत दुखी हो गए। दवा खाकर मुझे भी आराम मिला और मैं सो गई। मेरे सोने के बाद विशाल भी सो गए। सुबह किचन में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ से मेरी नींद खुली। घबराकर मैं घड़ी की तरफ देखी तो सुबह के 7 बज रहे थे। विशाल भी कमरे में नहीं थे। मैं जल्दी से फ्रेश होकर किचन में गई तो देखी मम्मी जी नाश्ता बना चुकी थी। वे मुझे देखते हुए बोली, क्यों महारानी की सुबह आज बहुत जल्दी हो गई है? मैं सर पर पल्लू रखते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, रात मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसके वजह से देर रात तक जगी रही, इसलिए सुबह देर तक आंख लग गई थी। इतने में विशाल भी बाहर से गर्मा गर्म जलेबी लेकर आए। उन्होंने मुझसे बोला, पूजा जल्दी से नाश्ता लगाओ, आज सब साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। मैं बोली, ठीक है, आप सब बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नाश्ता लगाकर मैं खुद भी खाने बैठी तो सासू माँ बोली, बहू जरा 2 कचौड़ी मुझे और 2 रेनू को दे दो। मैंने जब हॉटपॉट में देखा तो सिर्फ 4 ही कचौड़ियाँ बची थी। मैंने दोनों को देकर वहाँ से जाने लगी तो विशाल बोले, क्या तुम नाश्ता नहीं करोगी? मैं बोली, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। वह समझ गए थे कि माँ आज फिर से पूजा के लिए नाश्ता नहीं बनाई है। वह कमरे में आकर मुझे नाश्ता का प्लेट देते हुए बोली, चलो साथ खा लेते हैं। खाते हुए मैं विशाल से बोली, मुझे समझ ही नहीं आता आखिर माँ जी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने बोला, कुछ नहीं, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। चलो पूजा, मैं ऑफिस निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। और हाँ, तुम अपना ध्यान रखना, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। विशाल के जाने के कुछ देर बाद नीचे से माँ जी ने आवाज़ लगाई, बहू नीचे आओ, जमाई बाबू आए हैं, इनके लिए कुछ बना कर लाओ। आने में थोड़ी देर हुई तो उन्होंने फिर से आवाज़ें लगाई, कहाँ मर गई? तो उधर से मैं भी तमक कर बोली, जिंदा हूँ माँ जी, आ रही हूँ। सुनो बहू, चाय के साथ प्याज की भजिया भी ले आना, जमाई बाबू को पसंद है। मैं जब बना कर लाई तो सासू माँ ने भजिया उठाते हुए बोली, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। रेनू भी मुंह बनाते हुए बोली, भाभी अगर नहीं बनाना था तो बोल देती। मैं बिना कुछ बोले जाकर दरवाजे के पीछे छिप कर खड़ी हो गई ताकि इन तीनों आदमी की बातें सुन सकूं।
मेरी सासू माँ भजिया उठाते हुए रेनू से बोली, बस कुछ दिन और, इसको मैं विशाल की जिंदगी से निकाल कर फेंकूंगी और फिर सारी संपत्ति हमारी। उधर से जमाई बाबू चाय की चुस्की लेते हुए बोले, माँ जी साले साहब का क्या? अरे उसको पागल करार करके पागल खाने भेज दूंगी, कौन सी मेरी संतान है। यह सुनकर मैं बिल्कुल सन्न रह गई। शाम में जब विशाल घर आए तो मैं इन्हें सारी बातें बताई। इन्होंने कहा, मैं ये सब जानता हूँ पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुबह जब विशाल ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे तो बाथरूम से आती हुई उल्टी की आवाज़ सुनकर रुक गए। पूजा तुम ठीक तो हो ना? चलो डॉक्टर के पास, कुछ दिन से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर चेक करके बताई, बधाई हो, आप दोनों माँ पापा बनने वाले हैं। हम दोनों को खुशी का ठिकाना नहीं था। डॉक्टर के पास से जब हम दोनों घर आए तो विशाल माँ जी के हाथ में मिठाई का डब्बा रखते हुए बोले, माँ तुम दादी बनने वाली हो, इसलिए आज से पूजा का खास ख्याल रखना। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है। यह सुनकर माँ जी का चेहरा मानो स्याह हो गया। फिर भी वह विशाल के सामने झूठी मुस्कान का दिखावा करती हुई बोली, ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं बहू का ख्याल रखूंगी। लेकिन वह दिल से नहीं चाहती कि यह बच्चा इस दुनिया में आए, इसलिए वह हर दिन बच्चे को गर्भ में ही मारने का उपाय सोचने लगी। एक दिन विशाल ऑफिस के लिए निकले ही थे कि माँ जी ने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया ताकि मैं फिसल कर गिर जाऊं और मेरी संतान ना बच पाए। तब तक विशाल की कोई ज़रूरी फाइल घर पर छूट गई थी, जिसे लेने के लिए वापस आए और उनकी नज़र माँ जी की काली करतूत पर गई। पहले तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन अपने आप को नियंत्रित करते हुए बोले, ये क्या कर रही हो माँ? वो घबरा गई। तब तक मैं भी उनकी आवाज़ सुनकर सीढ़ियों के ऊपरी हिस्सों पर आ गई। मैं अभी ऊपर से उतर ही रही थी कि विशाल ने मुझे वहीं रुकने को कहा। मैंने जब नीचे देखा तो पूरी सीढ़ी पर तेल गिरा हुआ था। मुझे समझते देर न लगी कि यह सब माँ जी का ही किया धरा है। भरसक को अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए बोले, अब बहुत हुआ, अब तक आप मेरी और पूजा के साथ जो करती आई वो सब मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं अपनी औलाद के साथ अब वो कुछ नहीं करने दूंगा। मैं यह सब जानते हुए आपसे सगी माँ के जैसा ही प्यार करता था, ताकि किसी दिन तो आप बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको तो धन दौलत प्यारा है, तो आपको मुबारक हो ये सब। और एक बात सुन लीजिए माँ, मैं और पूजा आज ही यह घर छोड़कर जा रहे हैं। दोनों के घर छोड़कर जाने के बाद कौशल्या ने अपनी बेटी रेनू और जमाई को घर बुलाया। अब तीनों बहुत खुश थे। आखिरकार मेरी सास अपने कोशिश में सफल हो गई थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे रेनू को अब अपनी माँ का हर बातों में दखलंदाजी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने अपने पति के साथ मिलकर पूरी संपत्ति अपने नाम करा कर माँ को घर से बाहर निकाल दी। एक दिन जब मैं विशाल मंदिर गए तो परिसर के बाहर माँ जी को ऐसी दयनीय हालत में देखकर हम दोनों की आंख में आंसू आ गए। विशाल उनके पास जाकर उन्हें घर चलने के लिए बोले तो अभी उनके गले लगकर रो पड़ी। फिर सिसकते हुए बोली, बेटा मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। मैंने तेरे साथ अक्सर सौतेलापन व्यवहार किया, लेकिन तुमने मेरे कोख से जन्म ना लेने के बावजूद भी हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।